यूपी में 37 साल पहले हुए एक भयावह नरसंहार की यादें लोगों के जहन में तब फिर से ताजा हो गईं जब शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने दोषी पुलिसकर्मियों को जमानत देने का फैसला किया। यह कांड था साल 1987 में घटा मेरठ का हाशिमपुरा नरसंहार, जिसमें यूपी प्रांतीय सशस्त्र बल यानी पीएसी के 16 पुलिसकर्मी दोषी करार दिए गए थे। इनमें से उम्र कैद की सजा काट रहे 10 पुलिसकर्मियों को जमानत मिल गई। नमस्कार, मैं हूं ज्ञानेश शुक्ल। यूपी का ज्ञान में आज जिक्र करेंगे उस भयावह कांड की जो जीती जागती बानगी है उस मिसाल की कि रक्षक ही भक्षक बन गए, बाढ़ ही खेत को खा गई। जी हां, हम बात कर रहे हैं 37 साल पुराने उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले के हाशिमपुरा नरसंहार की। इस घटना के जिक्र से पहले उन वजहों का जिक्र करेंगे जो इसकी पृष्ठभूमि से जुड़े हुए थे। फरवरी 1986 का दौर था। तब राजीव गांधी के नेतृत्व वाली तत्कालीन कांग्रेस की सरकार ने अयोध्या में बाबरी मस्जिद का ताला खोलने का निर्णय लिया। केंद्रीय सरकार के इस फैसले के बाद से ही उत्तर प्रदेश के पश्चिमी इलाके में सांप्रदायिक माहौल बिगड़ने लगा। 14 अप्रैल 1987 को मेरठ में भयावह सांप्रदायिक दंगे भड़क गए। हत्या, आगजनी, लूटपाट की तमाम वारदातें अंजाम दी गई। कई बेगुनाहों की जान चली गई। बावजूद इसके हिंसा का दौर थम ही नहीं पा रहा था। एक पखवाड़े तक माहौल बिगड़ा रहा तो शहर में अनिश्चितकालीन कर्फ्यू तक लगाना पड़ा। तब मेरठ के एसएसपी BKV नायर हुआ करते थे। यहां के हालात जब बिगड़े तो कानून व्यवस्था को सुधारने के लिए अतिरिक्त एसएसपी के तौर पर गिरधारी लाल शर्मा को जिम्मा सौंपा गया। 19 मई 1987 को तत्कालीन केंद्रीय गृह राज्य मंत्री पी चिदंबरम और उत्तर प्रदेश के तत्कालीन सीएम वीर बहादुर सिंह, सांसद मोहसिना किदवई और उत्तर प्रदेश के तब के गृह मंत्री गोपीनाथ दीक्षित ये मेरठ पहुंचे। शहर के हालात का इन्होंने जायजा लिया। इसके बाद शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए अफसरों को कड़े निर्देश दिए गए। लेकिन पुलिस प्रशासनिक मशीनरी की तमाम कोशिशों के बावजूद हिंसा थी कि थम ही नहीं पा रही थी। इसके बाद दंगाइयों की हरकतों को देखते हुए शहर को सेना के हवाले कर दिया गया। अर्धसैनिक बल भी तैनात किए गए। CRPF की 7 और PAC की 30 कंपनियां भेजी गई। 19 मई को भड़की हिंसा में 10 लोगों की जान चली गई। अगले ही दिन मेरठ में उपद्रवियों ने गुलमर्ग सिनेमा हॉल है उसे जला दिया, आग के हवाले कर दिया और तब उस दिन मरने वालों की संख्या 22 हो गई। साथ ही 75 लोग बुरी तरीके से जख्मी हो गए। इनमें से कईयों की हालत नाजुक थी। 20 मई 1987 को शूट एट साइट के आदेश देने पड़े। हालात इस कदर बिगड़े। इसी दौरान PAC की 2 राइफलें भी उन्मादी भीड़ ने लूट ली और एक मेजर के रिश्तेदार की हत्या कर दी गई। जब ये मामले सामने आने शुरू हुए इसके बाद ही बलवाइयों की धरपकड़ के लिए जिले के पुलिस बल के साथ PAC और सेना के जवानों ने सर्च अभियान छेड़ दिया। हाशिमपुरा इलाके के अलावा शाहपीर गेट, गोला कुआं, इमलियान ऐसे कई मोहल्ले थे जहां पर इन जो सशस्त्र बलों की टीमें थीं इन्होंने सघन तलाशी अभियान शुरू किया, सर्च ऑपरेशन चलाया। जब यह ऑपरेशन हुआ इसी दौरान भारी मात्रा में हथियार, विस्फोटक सामग्री ये बरामद हुए। इसी दौरान 22 मई की रात को हाशिमपुरा कांड घट गया। हापुड़ रोड पर गुलमर्ग सिनेमा के सामने हाशिमपुरा मोहल्ला है जहां पर 22 मई 1987 को पुलिस, PAC और सेना की टीमें सर्च ऑपरेशन चला रही थी। सेना ने सर्च के दौरान अवैध सामग्री रखने, जिसमें विस्फोटक भी थे, कई आपत्तिजनक सामग्रियां थीं, इसके आरोप में 644 लोगों को दबोचा। इनमें से हाशिमपुरा के 150 लोग भी शामिल थे जो सेना ने और अर्धसैनिक बलों ने जिन लोगों को पकड़ा था। गिरफ्तार किए गए लोग ट्रकों में लादकर जेल भेजे जा रहे थे। इसी दौरान प्लाटून कमांडर सुरिंदर पाल सिंह के नेतृत्व में PAC के 19 जवानों ने हाशिमपुरा मोहल्ले के जो पकड़े गए लोग थे उन्हें एक जगह जमा किया। इनमें से कई किशोरों, युवकों और बुजुर्गों को ट्रकों में लादा गया। उसके बाद इन्हें पुलिस लाइन के लिए कहा गया कि अब इनको लेकर जा रहे हैं।
इनमें से 41 बटालियन की सी कंपनी के एक पीले ट्रक में 50 लोगों को अलग से ले जाया गया। उन्हें जब ले जाने के बजाय पुलिस लाइन ले जाने के बजाय उन्हें अलग रास्ते पर ले जाया गया और दिन जब ढलने लगा तो पीएसी के जवान इन्हें दिल्ली रोड स्थित मुरादनगर गंग नहर की तरफ लेकर गए। वहां इनमें से कुछ लोगों को गोली मारकर एक एक करके उन लाशों को गंग नहर में फेंक दिया गया। इसी बीच सड़क से कुछ ट्रैफिक जा रहा था, जो वाहन जा रहे थे, गाड़ियां जा रही थी, उनकी हेडलाइट चमकती हुई दिखाई दी तो पीएसी की टीम में हड़बड़ी मची और वो जो जिंदा लोग बचे हुए थे उन्हें वापस ट्रक में फिर से भरा गया और उसके बाद गाजियाबाद की हिंडन नदी की तरफ ले गए। इन्हें भी गोलियां मारी गई, हिंडन नदी में इन्हें फेंक दिया गया। लेकिन इनमें से कुछ लोग बच गए। इनमें से जुल्फिकार, बाबूदीन, मुजीबुर रहमान, मोहम्मद उस्मान और नईम। इन्हें गोलियां तो लगीं लेकिन वो ऐसे फैटल नहीं थी चोट, इस वजह से इनकी जान बच गई। इन्होंने उस वक्त तो मरने का नाटक किया और तैरकर दूर निकल गए। और इनमें से जो बचे थे, बाबूदीन, उसने गाजियाबाद के लिंक रोड थाने पहुंचा वो और अपनी रिपोर्ट दर्ज कराई। इसके बाद ही हाशिमपुरा नरसंहार देश दुनिया में सुर्खियों में छा गया। इस घटना के अगले ही दिन 23 मई को मलियाना कांड भी घटित हुआ था, जिसमें कहा जाता है कि 72 लोगों को मार दिया गया था। यह भी आरोप लगा था पुलिस के जवानों पर। हाशिमपुरा कांड के जो चश्मदीद थे, पीड़ित थे, इन्होंने जो दिल दहलाने वाली जो दास्तान थी वो बयान की थी। बाबूदीन, जिसने मुकदमा दर्ज कराया था, उसने बताया था कि पीएसी के जवान जब लाशों को हिंडन नदी में फेंक कर चले गए तो वो वहां पर नदी में झाड़ियां थी, उसी को पकड़कर वो उसी में छुपा रहा। कुछ देर बाद लिंक रोड थाने के पुलिसकर्मी वहां पर गोलियों की आवाज सुनी उन्होंने, तो वो मौके वारदात पर पहुंचे। वहां पर गश्त करते हुए पुलिसकर्मियों को जब देखा तो बाबूदीन पहले तो घबराया, लेकिन बाद में उसे जब ये भरोसा हो गया कि ये पुलिस वाले वो नहीं हैं, ये दूसरे पुलिस वाले हैं, तब वो नदी से बाहर निकला। उन लोगों को उसने घटना के बारे में बताया। ये सुनते ही पुलिस वालों के होश उड़ गए। उन्होंने वायरलेस से अपने आला अफसरों को इस बाबत सूचना दी और इसके बाद बाबूदीन को मोहननगर स्थित नरेंद्र मोहन अस्पताल ले जाकर भर्ती करा दिया गया। हाशिमपुरा और मलियाना कांड की जानकारी मीडिया के जरिए सामने जब आई, उसके बाद से ही बड़ा हड़कंप मचा। मानवाधिकार संगठन सक्रिय हुए, अल्पसंख्यक अधिकार से जुड़ी जो संस्थाएं थी वो भी आगे आईं, उन्होंने भी तमाम सक्रियता दिखाई। तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने 30 मई को यूपी सीएम वीर बहादुर सिंह के साथ मेरठ शहर का तब दौरा किया था। यह घटना इतना ज्यादा इसने उबाल लेना शुरू किया देश भर में। चंद्रशेखर सरीखे कद्दावर विपक्षी नेता ने इस मामले को संसद में उठाया था। उन्होंने प्रधानमंत्री राजीव गांधी से इन दंगों की निष्पक्ष उच्च स्तरीय जांच कराने और जिले में जो तैनात अफसर हैं उन्हें कोताही बरतने के आरोप में तत्काल हटाए जाने की मांग तक की थी। इस मामले को लेकर पीपुल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टी, एक पीयूसीएल जो संस्था है, उसने एक जांच समिति गठित की थी, जिसमें पूर्व जस्टिस राजेंद्र सच्चर और इंद्र कुमार गुजराल, आईके गुजराल, उन्हें शामिल किया गया था इस जांच समिति में। और आईके गुजराल बाद में देश के प्रधानमंत्री भी बने 90 के दशक में। एक जांच महालेखा परीक्षक ज्ञान प्रकाश के नेतृत्व में भी कराई गई थी इस मामले को लेकर, जिसने अपनी रिपोर्ट 1994 में शासन को सौंपी थी। साल 1988 में यूपी सरकार ने यह पूरा जो मामला था इसको सीबीसीआईडी के हवाले कर दिया था, उसको जांच सौंप दी थी। सीबीसीआईडी ने जब जांच की उसके बाद अपनी रिपोर्ट में पीएसी और पुलिस विभाग के 37 कर्मचारियों के खिलाफ मुकदमा चलाए जाने की सिफारिश की थी। 1 जून 1995 को सरकार ने उनमें से 19 के खिलाफ मुकदमा चलाए जाने की मंजूरी दे दी थी, हरी झंडी दे दी थी। इसके बाद 20 मई 1997 को तत्कालीन सीएम उत्तर प्रदेश की मायावती ने जो 18 कर्मचारी अधिकारी बचे हुए थे उनके खिलाफ भी इस मामले में मुकदमा चलाए जाने की अनुमति दे दी थी, हरी झंडी दे दी थी। इन लोगों को सीबीसीआईडी ने आरोपी करार दिया था। मई 2000 में इस केस में आरोपी बनाए गए 19 अभियुक्तों में से 16 ने सरेंडर कर दिया, आत्मसमर्पण कर दिया था, जिन्हें जमानत पर रिहा कर दिया गया था। जब ये मामले की पूरी विधिक सुनवाई हो रही थी, इसी दौरान 3 आरोपियों की मौत हो गई। साल 2002 में सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में जो ट्रायल था वो गाजियाबाद की जिला अदालत से हटाकर उसे दिल्ली की 30 हजारी कोर्ट में ट्रांसफर कर दिया था। वहां पर इस मामले की फिर सुनवाई हुई ट्रायल कोर्ट के तौर पर। 30 हजारी कोर्ट में जुलाई 2006 में इस मामले में हत्या का प्रयास, साक्ष्यों से छेड़छाड़, आपराधिक साजिश की धाराओं के तहत
ये आरोप तय किए गए थे। 264 गवाह भी इस मामले में बनाए गए थे। 21 मार्च 2015 को सभी जो जीवित 16 आरोपी थे, इनको पर्याप्त सबूतों के अभाव में 30 हजारी कोर्ट ने बरी कर दिया था। और जो ये बरी करने का फैसला लिया था, इसके पीछे कोर्ट ने वजह बताई थी कि जीवित बचे हुए जो भी चश्मदीद हैं, पीड़ित हैं इस घटनाक्रम के, उन्होंने किसी भी आरोपी पीएसी के जवान को वो शिनाख्त नहीं कर पाए, उन्हें पहचान नहीं सके। हालांकि घटना के 31 साल बाद 31 अक्टूबर 2018 को दिल्ली हाईकोर्ट ने सत्र अदालत के फैसले को पलट दिया, यानी जो बरी करने का फैसला था इसे पलट दिया दिल्ली हाईकोर्ट ने। दिल्ली हाईकोर्ट ने सभी को आईपीसी की धारा 302 यानी हत्या का, 364 अपहरण करने का, 201 सबूत मिटाने का, 120 भी यानी आपराधिक साजिश रचने के तहत दोषी करार दिया था जो पुलिसकर्मी थे इस मामले में। और सभी जो 16 आरोपी बरी किए गए थे, इन्हें दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास यानी उम्र कैद की सजा सुना दी थी। इस मामले में उम्र कैद की सजा काट रहे ये जो दोषी थे, उन्होंने याचिका दाखिल की थी, जिसकी सुनवाई की सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस अभय एस ओका और जस्टिस ऑगस्टन मसीह की बेंच ने। इनके सामने पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता अमित आनंद तिवारी, जो दोषियों की तरफ से पेश हुए थे, उन्होंने दलील दी कि दिल्ली हाईकोर्ट ने गलत तथ्यों के आधार पर ट्रायल कोर्ट का फैसला पलटा था, जबकि ट्रायल कोर्ट ने सभी आरोपियों को सबूतों की कमी के आधार पर बाइज्जत बरी कर दिया था। एडवोकेट तिवारी ने तर्क भी दिया कि अपीलकर्ताओं को पहले अधीनस्थ अदालत द्वारा बरी किया जा चुका है तथा अधीनस्थ अदालत में जब सुनवाई हो रही थी अपील प्रक्रिया के दौरान, ये जो सभी जो याचिकाकर्ता हैं, अपील करने वाले लोग हैं, इनका आचरण अच्छा रहा है। हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ याचिका सुप्रीम कोर्ट में लंबित है, लेकिन सभी साल 2018 से जेल में है। 6 साल से ज़्यादा वक्त हो चुका है जेल में इनको बिताए हुए। इसी वजह से इन्हें जमानत दी जाए। इन दलीलों पर सुप्रीम कोर्ट की डबल बेंच ने गौर किया। उसके बाद इन सभी जो 10 याचिकाकर्ता थे, इन्हें जमानत देने का फैसला कर दिया। इस दिल दहलाने वाले कांड के बाबत यूपी के वरिष्ठ आईपीएस अफसर रहे विभूति नारायण राय की टिप्पणी पर जरूर गौर करिएगा, जिन्होंने कहा था कि यह पूरा मामला राज्य के पूरी तरह से नाकाम साबित होने का मामला है। इसके सभी स्टेक होल्डर्स यानी पुलिस, राजनीतिक नेतृत्व, तंत्र, मीडिया, ये सभी पीड़ितों को न्याय दिला पाने में नाकाम साबित रहे। उत्तर प्रदेश की तमाम बड़ी और अहम खबरों के लिए आप बने रहिए पीटीसी न्यूज उत्तर प्रदेश के साथ। नमस्कार।